जय हिंद बच्चों। इसके पूर्व हमने अध्याय 9 प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन कक्षा 10वीं विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न और रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न हल किए थे। अब हम देखते हैं सत्य और असत्य प्रश्नों को हल करके। यहाँ पर जितने भी असत्य प्रश्न आते हैं उनको सुधार कर आप सत्य रूप में उसको जरूर अपनी कॉपी में लिखिए, क्योंकि याद करते समय आप केवल सत्य वाक्य ही याद करेंगे तो आपको अपने आप असत्य वाक्य समझ में आ जाएगा कि ये असत्य है। तो अभी हम पहला वाक्य ही पढ़ने जा रहे हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। देखो, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। देखो, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, जैसे गोलीय दर्पण इस गोले से कटा, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, तो इसका जो केंद्र होता है परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, इसको कहते हैं P या ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको डिनोट करते हैं P से, ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है। अगला है वाहनों के पश्च दृश्यक उत्तल दर्पण के बने होते हैं। तो ये वाला वाक्य असत्य था, हमने सत्य करके उसको लिख दिया है सही करके। दूसरा है वाहनों के पश्च दृश्यक उत्तल दर्पण के बने होते हैं। आपने बार बार देखा कि वाहनों के पीछे देखने के लिए जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। क्यों लगा होता है? क्योंकि उसमें छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है और सीधा दिखाई देता है, इसलिए वाहनों के पीछे उत्तल दर्पण लगे होते हैं। सत्य है। अगला है अपवर्तन की प्रक्रिया में आपतित और निर्गत किरणों का कोणीय मान बराबर होता है। तो पहले हम यहाँ अपवर्तन की प्रक्रिया का थोड़ा सा चित्र देखें यहाँ पर कि ये यहाँ हमने बनाया था। इसमें रेखाएं एकदम सीधी नहीं बनी है हाथ से बनाने में। आप लोग जब कॉपी में बनाएंगे, स्केल से नाप के बनाएंगे, बिल्कुल सीधी रेखाएं खींचोगे। तो यहाँ देखिए ग्लास स्लैब, जो कांच के आयताकार गुटके का आपने जो प्रयोग किया था, ये वही है। और इसमें आपतित किरण ये बताई है हमने, और ये जो सीधी रेखा थी ये बीच में ये अभिलंब है। अभिलंब जिसको कि हम एम डैश से व्यक्त करते हैं। ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण, ये स्लैब के अंदर वाली। और फिर स्लैब के बाहर, कांच के गुटके के बाहर जो किरण निकली उसको कहा निर्गत किरण। निर्गत किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। या इस कोण को आई से भी व्यक्त करते हैं, आई। और ये जो कोण है इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण या R से डिनोट करते हैं। और ये था निर्गत कोण। जब निर्गत किरण बाहर निकली तो अभिलंब और निर्गत किरण के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और निर्गत कोण का मान तो हमेशा बराबर होता है, लेकिन आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान कब बड़ा छोटा भी हो सकता है। आपतन कोण बड़ा और अपवर्तन कोण छोटा कब है? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई भी किरण आ रही है तब। यदि इससे उल्टा होता कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जैसे यहाँ पर देखा कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, तो आपतन कोण छोटा और अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से यह अपेक्षाकृत बड़ा छोटा होता रहता है। तो इसी आधार पर हम अब प्रश्न को देखेंगे कि अपवर्तन की प्रक्रिया में आपतित और निर्गत
कोणों का मान बराबर होता है, बिल्कुल सत्य है। अगला है वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है। देखो हीरा कठोर होता है, उसका घनत्व अधिक होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक अधिक होना चाहिए, वायु का अपवर्तनांक कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ वाक्य को ध्यान से पढ़ें, इन्होंने लिखा है वायु का अपवर्तनांक हीरे के अपवर्तनांक से अधिक होता है, बल्कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, कम। वायु का कम होता है और हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए ये वाला वाक्य असत्य है। अगला देखें, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ फिर उल्टा लिख दिया, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। देखिए गोली दर्पण ऐसे बनते हैं, गोला है कांच का बॉल जैसे, उसको काट के और ये दर्पण बनाया, तो जिस गोले से काटकर दर्पण को बनाया है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र बोलते हैं और उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, ना कि ध्रुव। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, ध्रुव लिखा है, इसलिए ये वाला वाक्य भी असत्य है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण से बड़ा होता है। ये बिल्कुल गलत है। आपतन कोण का मान यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो आपतन कोण का मान बड़ा होगा, लेकिन हमेशा बड़ा नहीं होगा। अगला है आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर होता है। सदैव शब्द यदि नहीं होता तो कभी कभी हो भी सकता है, वो कब होगा वो हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन सदैव नहीं होता, इसलिए ये वाक्य भी असत्य है। अब अगला देखें, कांच के आयताकार स्लैब से निर्गत किरण की दिशा आपतित किरण की दिशा में ही होती है। ये बिल्कुल सही है। निर्गत किरण और आपतित किरण दोनों समानांतर होती हैं, मतलब दोनों की एक ही दिशा होती है। ये एक वाक्य और कभी कभी आता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समानांतर होती हैं, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि एक ही दिशा में होती है। अब यह है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की तुलना में कम होती है। सघन माध्यम में कम होती है प्रकाश की चाल और विरल माध्यम में अधिक होती है। जैसे मान लो आप बहुत भीड़ में यदि साइकिल चलाएंगे तो आपकी चाल कैसी होगी, धीमी होगी, और जब भीड़ नहीं होगी, बिरला बिरला सड़क पे लोग होंगे, बिरले लोग होंगे, तो आप बहुत तेजी से साइकिल चला सकते हैं। ठीक इसी प्रकार सघन माध्यम के कण पास पास होने के कारण प्रकाश की चाल धीमी होती है और विरल माध्यम में तेज होती है। तो यहाँ ये वाक्य सही है कि प्रकाश की चाल सघन में विरल की तुलना में कम होती है। अधिक फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता अधिक होती है। मतलब लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में हमने एक वो देखा था संबंध कि लेंस की क्षमता P इज इक्वल टू 1/f, यानी एक दूसरे का उल्टा है। यदि फोकस दूरी अधिक है तो क्षमता कम होगी, क्षमता अधिक है तो फोकस दूरी कम होगी, एक दूसरे से उल्टा होगा। तो ये गलत है, अधिक वाले की अधिक नहीं होगी, इसलिए ये भी असत्य है। अगला एक और है, उत्तल लेंस सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस से हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, और अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है, ये भी सत्य है। ये वाला उत्तल लेंस सदैव वास्तविक प्रतिबिंब